Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nazir Ahmad Sheikh, lecturer in commerce at Government Islamia Arts and Commerce College Sakkar. As per the instructions of Minister of Education Sindh Honorable Mr. Saeed Ghani and the college principal respected Mr. Abdul Ghani Mathlo, I am going to deliver a lecture on the topic of my subject. The topic of today's presentation is types of organizations. For the easiness of the students, I am going to use both English and Urdu mediums of instructions. So basically there are three types of organizations, business organizations. Number one is sole proprietorship, number second is partnership, and number third is corporation or joint stock company. Let's see all these in detail. Sole proprietorship. A sole proprietorship is a business owned by only one person. Sole means single and proprietorship means ऑनर। सिंपल वर्ड्स में अगर सोल प्रोप्राइटरशिप को हम डिफाइन करें तो एक ऐसा कारोबार जो कि एक बंदा या एक पर्सन स्टार्ट करे, उसको रन करे और उससे बेनिफिट हासिल करे, उस कारोबार को, उस बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। कुछ इसकी खुसूसियात हैं, हम उनको डिटेल में देख लेते हैं। नंबर वन इज all the risk and profit. The proprietor alone bear all the risk, get all the profit and take all the decisions. Sole proprietorship की सबसे पहली जो खुसूसियत है वो ये है कि जो इसका ऑनर होता है वो बिजनेस के सारे रिस्क, अनसर्टेनिटीज खुद ही लेता है, खुद बियर करता है। जितना भी प्रॉफिट होता है इस कारोबार में सारा ओनर को ही जाता है, क्योंकि सिंगल ओनर होता है, उसका कोई पार्टनर नहीं होता। और थर्ड वन है उसका जो बिजनेस के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो खुद ही लेता है, चाहे बिजनेस में कोई चीज़ परचेज करनी हो, कोई चीज़ सेल करनी हो, किसी एम्प्लॉय को रखना हो, किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना हो, वो सारे फैसले एक इंसान या सिंगल ओनर ही उस बिजनेस में अंजाम देता है। नंबर टू, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. The sole proprietor himself supplies the necessary capital, either from out of his own savings or by borrowing from others. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मुराद यह है कि बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ऑनर की, वो दो तरीके से आती है, या तो वो एसेट्स होते हैं या तो लायबिलिटीज होती हैं। या तो ऑनर के पास जो अपना अमाउंट होता है या अपनी सेविंग्स होती हैं वो इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, या फिर वो बारो करता है, लोन लेता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाइक बैंक्स। नंबर थर्ड है सेल्फ मैनेजमेंट. He generally manages the business himself and is in close touch with its day-to-day developments या operations. सेल्फ मैनेजमेंट से मुराद ये है कि सोल प्रोप्राइटर यानी जो सिंगल ओनर होता है, यानी जो सिंगल बिजनेस ओनर होता है, वो सारा अपना बिजनेस सेल्फ खुद मैनेज करता है। जितनी भी डे टू डे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे खुद ही डील करता है। नंबर 4, अनलिमिटेड लायबिलिटी. In case of insolvency, not only the assets of the business attached to the sole proprietor, but his other properties and belongings are taken to cover the liability if necessary. यानी जो बिजनेस को रन करने के लिए उस ऑनर ने कर्जे लिए होंगे, जाहिर सी बात है बिजनेस को रन करने के लिए कर्जों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया हो। तो इन केस उसका बिजनेस ठप हो जाता है, उसका बिजनेस बंद हो जाता है, या उसका बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है, तो उस सूरत में ना सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जो अमाउंट होगा वो भी वो चुकाएगा उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बल्कि जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उसको बेचकर भी, उसको सेल करके भी बिजनेस का जो लॉस है उसको कवर करना होगा। यानी जो उसने लोन्स वगैरह लिए हैं वो रिटर्न करने होंगे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। मींस अनलिमिटेड लायबिलिटी है उस सिंगल ओनर की उस बिजनेस में।
After looking at these characteristics, now let's move on to another topic, which is advantages of the sole proprietorship business. The first one advantage of this business is ease of the formation. It is easy to form a sole proprietorship for it does not involve any legal formality or other complicated procedures. The cost of setting it up is also negligible. Men of small means can start independent business of their own. ईज ऑफ फॉर्मेशन से मुराद ये है कि ये जो बिज़नेस है स्टार्ट करना इंतहाई आसान है। इसमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स नहीं होते। इवन थोड़ा अमाउंट किसी बंदे के पास मौजूद है तो वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है विथ ईज़, और इसको सेट करने की यानी स्टार्ट करने की कॉस्ट है वो भी बहुत लिमिटेड होती है। नंबर सेकंड, सेल्फ इंटरेस्ट। The self-interest of the proprietor, which may make for greater efficiency since all the profits and the rewards excessively belongs to the sole proprietor. He is encouraged to take greatest personal interest in his business and put forth his best efforts. सेल्फ इंटरेस्ट से मुराद है कि उस सोल प्रोप्राइटर का पर्सनल इंटरेस्ट होता है उस बिजनेस को रन करने में। वो हर एक चीज को मेंटेन करता है अच्छी तरीके से ताकि उस बिजनेस को ग्रो किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल किया जा सके। नंबर थर्ड, पर्सनल टच। It is possible for the sole proprietor to keep in a personal touch with all the sides of the business. Since it is a one-man business, the proprietor can keep close personal touch with his employees as well as customers. पर्सनल टच से मुराद ये है कि डे टू डे बेसिस पे वो कस्टमर्स के साथ खुद इंटरेक्शन कर रहा होता है और अपने एम्प्लॉइज़ को खुद फोकस कर रहा होता है, यानी अपने एम्प्लॉइज़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो खुद मॉनिटर कर रहा होता है। एक पर्सनल टच आता है उस बिजनेस में, यानी वो खुद ओवरलुक कर रहा है सारे बिजनेस को। नंबर 4, क्विक डिसीजन, फ्रीडम ऑफ एक्शन। The sole proprietor is able to take quick decisions on different issues affecting his business a great deal and convert them into actions immediately. क्विक डिसीजन या फ्रीडम ऑफ एक्शन से मुराद ये है कि जो सारे डिसीजंस हैं बिजनेस के एक ही ऑनर ने लेने होते हैं, एक ही इंसान ने लेने होते हैं जो इस बिजनेस को रन कर रहा होता है, तो उसको अपने डिसीजंस लेने में कोई टाइम नहीं लगता। एक एडवांटेज है, अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी हो बिजनेस में, आप सिंगल ऑनर हो तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये चीज़ परचेज करनी चाहिए या नहीं। एक सलाह लेना, एक मशवरा लेना वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जो जितने भी डिसीजंस होंगे आपको बिजनेस को रन करने के लिए वो सारे आप खुद लेते हैं। Number 5, flexibility. For some reason, the sole proprietor can adapt himself to changes in the business solution with comparative ease. He has no time bound. फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि इसमें टाइम बाउंड नहीं होता। ये फ्लेक्सिबल बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप का। इसमें जो ऑनर होता है उसकी जब विल होती है अपना कारोबार ऑन करने की, वो अपना कारोबार ओपन करके बैठ जाता है। जब उसकी विल होती है कि उसको क्लोज करना है किसी काम की वजह से, वो क्लोज करके चला जाता है। नंबर 6, बिजनेस सीक्रेसी। द सोल प्रोप्राइटर इज एन a better position to keep the secrecy of the business. The accounts, the profits, or any other material facts need not to be disclosed to anyone and can be safely preserved by that business owner. बिजनेस सीक्रेसी से मुराद ये है कि बिजनेस के जितनी भी चीज़ें होती हैं बिजनेस की, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन और कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस हो चुका है, वो सारी चीज़ें एक ही ओनर के पास होती हैं, वो किसी से शेयर नहीं करता। यानी बिजनेस की एक सीक्रेसी रहती है कि कितनी मुझे अर्निंग हो रही है और कितना मेरी इस पे स्पेंडिंग हो रही है, वो सारी सीक्रेसी एक ही ओनर के पास होती है। नंबर 7, सेल्फ मैनेजमेंट। Sole proprietorship provides an excellent opportunity for self-employment to persons of the small means with business skills and professional drive. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मुराद ये है कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस होता है, जाहिर सी बात है जब एक बिजनेस ऑन होता है, ओपन होता है, एस्टेब्लिश होता है, तो इसमें
एम्प्लॉइज को हायर किया जाता है, तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं उसमें। Number 8. Minimum legal formalities. The activities of the sole proprietor are governed by minimum government regulations. He has only to comply with tax and labor laws. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं बिल्कुल मिनिमम होती हैं। जस्ट आपने लेबर लॉज को फॉलो करना होता है और जो टैक्स लॉज हैं उनको फॉलो करके अपना टैक्स टाइम पे जमा करवाना होता है गवर्नमेंट को। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा जो फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि एक बड़े बिजनेस में होती हैं वो नहीं होती इसमें। जी, डिसएडवांटेजेस। पहला जो डिसएडवांटेज है इस टाइप ऑफ बिजनेस का वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। The resources of the sole proprietorship concerns are obviously small, being limited to the capacity of a single individual. सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में जो कैपिटल हमारे पास होता है वो लिमिटेड होता है क्योंकि एक इंसान के पास जितना भी अमाउंट होगा या तो उसके पर्सनल एसेट्स होंगे या वो कहीं से बारो करेगा कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसकी एक लिमिट होगी, लिमिटेड लिमिटेड होता है। पर अगर हम देखें कि किसी और टाइप के बिजनेस में जो हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें अगर एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं तो उसमें जो लिमिट होगी किसी भी रिसोर्सेज की वो ज़्यादा होती है उसमें। नंबर सेकंड, limited management ability. The ability to manage is also limited. Not only there are too many problems but that come up for one person to handle, but there are often a complex character as well. लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी से मुराद ये है कि जो एक सिंगल पर्सन जो सिंगल ओनर है बिजनेस का वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो। उसके पास जो मैनेजमेंट की एबिलिटी है वो लिमिटेड है। हो सकता है कि वो परचेस में एक्सपर्ट हो, उसकी जो परचेजिंग स्किल्स हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन जो उसकी अकाउंटिंग स्किल्स हैं वो कम हो सकती हैं। तो वो किसी ना किसी चीज़ को लैक कर रहा होता है उसमें, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी होती है उसमें। नंबर थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। The sole proprietor's liability is unlimited. In other words, not only the funds invested by him in the business but also other assets owned by him and kept apart are also liable for debts of the business. बिजनेस के जो कर्जे होते हैं उनको चुकाने के लिए ना सिर्फ जो बिजनेस है उसको सेल करके अमाउंट हासिल किया जाएगा बल्कि जो उसके पर्सनल एसेट्स होंगे उनको भी अगर सेल करना पड़ा बिजनेस के कर्जे चुकाने के लिए तो वो करने पड़ते हैं इस तरह के बिजनेस में। ये एक डिसएडवांटेज है इस बिजनेस का। नंबर फोर्थ वन इज अनसर्टेन फीचर्स। द फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस इज अनसर्टेन since depends too much on ability of one man. His death or disability means end of the business. अनसर्टेन फीचर से मुराद ये है कि इन केस उस ओनर की डेथ हो जाती है तो ये सर्टेन नहीं है कि उसकी जो औलाद है वो इस बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएगी या करेगी, या उसका उसमें एक सर्टेन फीचर है कि उस बिजनेस को कंटिन्यू कोई कर पाएगा। तो जब तक वो ओनर जिंदा है तब तक उसका बिजनेस वो चल रहा होता है, उसकी डेथ के बाद जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस कंटिन्यू रह सके। Number 5. Lack of combination of the capital in the business is ill. A person may have necessary amount of capital to start a business of this type, but he may not possess the required business skills and tech to run the business successfully. Similarly, a person may have a business knowledge and skills, but may not have possess the necessary amount of capital commencing the business. यानी कि कॉम्बिनेशन कैपिटल का और बिजनेस स्किल का अगर किसी बिजनेस में नहीं है तो वो उस बिजनेस का वो डिसएडवांटेज होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अमाउंट आपके पास मौजूद है, यानी किसी ऑनर के पास अमाउंट मौजूद है तो वो बिजनेस शुरू करके बैठ जाए, जरूरी नहीं है। उसके पास अगर बिजनेस स्किल्स प्लस कैपिटल है तो वो उस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाएगा, वरना एक डिसएडवांटेज होता है कि या तो कैपिटल की कमी रह जाती है या तो फिर बिजनेस स्किल्स की कमी रह जाती है। जी,
ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के हवाले से। जैसे कि एग्जांपल्स में बता रहा है कि हेयर सैलून्स, ऑटो रिपेयर शॉप्स, डॉक्टर्स क्लिनिक्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, बुक शॉप्स, आर्टिस्ट, फिशरमैन, जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, ये सारे के सारे सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में काउंट होते हैं। नंबर सेकंड, पार्टनरशिप। When two or more persons are involved in the ownership and control of the business, it is known as partnership. In simple words, partnership is a form of business organization in which 2 or 20% join together to undertake some form of business activity. पार्टनरशिप का जो कारोबार है, जो बिजनेस है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप से डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? हमने ये देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में एक सिंगल ऑनर होता है, जस्ट एक सिंगल ऑनर होता है। लेकिन पार्टनरशिप के बिजनेस में दो ऑनर्स या दो से ज्यादा ऑनर्स होते हैं, जो कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। तो इस बिजनेस टाइप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है एग्रीमेंट। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स हु फॉर्म पार्टनरशिप, मे बी ओरल, एक्सप्रेस और implied, but the usual practice is to put it in written. In other words, relation between partner is of a contractual charter as distinct from the natural relation arising out of love affection as in the joint family. इट एग्रीमेंट से मुराद ये है, जो खसूसियत है पार्टनरशिप के बिजनेस की, क्या इसमें एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप के बिजनेस में दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। तो दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स को आपस में बाउंड करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए एक एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि ओरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी किया जा सकता है या इम्प्लाइड होता है। वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है या ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म है, वो ओरल भी हो सकता है। नंबर सेकंड कैरेक्टर्स इसका, टू और मोर पर्सन्स। Two or more persons are required to form a partnership. The maximum number of partners has been limited to 10 in case of banking business and 20 in other concerns. पार्टनरशिप के बिजनेस को चलाने के लिए दो पर्सन्स की जरूरत पड़ती है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा वो 20 हो सकते हैं। 20 पार्टनर्स एक बिजनेस को रन कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंकिंग का बिजनेस है, बैंकिंग का कारोबार है, तो उसमें जो एक लिमिट दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की, वो 10 जो है ना पार्टनर्स उस बिजनेस को रन करने के लिए मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। नंबर थर्ड, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। The object of agreement is mutual gain or profit. So the agreement between two or more persons for the social and charitable cause is not partnership. Partners, while agreeing to share the profit of the business, also undertake share its losses. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से मुराद ये है कि जो बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा वो सिंगल ओनर को नहीं जाएगा। जिस तरह से हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में देखा कि जितना भी प्रॉफिट था वो एक सिंगल ओनर को जा रहा था, लेकिन पार्टनरशिप के बिजनेस में वो जो प्रॉफिट होता है वो जा रहा होता है दो या दो से ज्यादा जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनमें डिवाइड होता है, वो शेयर होता है। इन केस लॉस होता है बिजनेस में कोई, तो वो भी अमंग द पार्टनर्स शेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। Number fourth, common management. The partnership business is carried on either by the all partners together or any one of them for acting all. Thus, when it is managed by one of them, he does it on behalf of others. पार्टनरशिप के बिजनेस में मैनेजमेंट जो होती है वो कॉमन होती है। कॉमन मैनेजमेंट से मुराद ये होती है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल 20 पार्टनर्स है किसी बिजनेस के सारे मिलके उस बिजनेस को चलाएं। कुछ पार्टनर्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, कुछ जो है वो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर उस बिजनेस को रन करें। उनमें से दो तीन पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर्स या चार पार्टनर्स भी अगर बिजनेस को रन करते हैं तो वो दूसरों को, जो दूसरे पार्टनर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
जी, अब कुछ एडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप बिजनेस के, उनको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है पार्टनरशिप बिजनेस का वो है ईज ऑफ फॉर्मेशन। लाइक द सोल प्रोप्राइटरशिप, अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड विद much ease. No legal formality is involved. Even registration is not compulsory. The cost of formation is also small. ईज ऑफ फॉर्मेशन से मुराद ये है कि जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसको फॉर्म करना बहुत ही आसान है। उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं होती। इसको फॉर्म करने की, स्टार्ट करने की कॉस्ट है वो भी मिनिमम होती है, और कोई इसमें लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती इस बिजनेस में। नंबर सेकंड, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। Partnership provides an opportunity for two or more persons to pool together their financial resources for business. They can contribute more capital than an individual. जब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस की, तो उसमें जो कैपिटल है वो कुछ लिमिटेड है। एक सिंगल ओनर के पास 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख हो सकते हैं। लेकिन अगर हम पार्टनर्स की तादाद बढ़ाते जाएं, एक पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें उनकी तादाद बढ़ाते जाएं, तो ये सारा जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। तो एक पूल बन जाता है फाइनेंस का या रिसोर्सेस का, जो कि यूज होता है बिजनेस को रन करने के लिए। नंबर थर्ड इज कंबाइंड स्किल्स एंड डिसीजंस। The talents, managerial abilities, and the power of judgment of two or more persons are combined in partnership so it can be better run. पार्टनरशिप के बिजनेस में सबसे बड़ी खसूसियात ये है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से मुख्तलिफ होता है, स्किल्स के हिसाब से, डिसीजंस के हिसाब से। हर एक की अपनी मेंटल कैपेबिलिटी होती है, बिजनेस स्किल्स होते हैं, नॉलेज होती है। अगर इन सारे जो स्किल्स हैं उनको मिला के एक बिजनेस रन किया जाए तो वो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। हो सकता है कोई पार्टनर अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो सकता है कोई पार्टनर हायरिंग में या एचआर में एक्सपर्ट हो सकता है कोई पार्टनर सेलिंग में एक्सपर्ट हो सकता है कोई पार्टनर रिक्रूटमेंट या परचेसिंग में एक्सपर्ट हो। तो इस तरह से कंबाइंड स्किल्स मिल जाती हैं तमाम पार्टनर्स की, जो कि एक बड़ा एडवांटेज है पार्टनरशिप के बिजनेस का। नंबर फोर इज मोर इंटरेस्ट इन द बिजनेस। Since the partners not only manage the business but also own it and it reap the profit, they take a much keener interest in organization than if they are employees. पार्टनरशिप के बिजनेस में जो तमाम पार्टनर्स होते हैं वो उनका यही ख्याल होता है, उनका यही कोशिश होती है, उनकी यही कोशिश होती है कि हमारा जो बिजनेस है वो तरक्की करे। जब बिजनेस ग्रो करेगा, तरक्की करेगा, जाहिर सी बात है हर एक पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा उसका जो रेशो है वो भी इंक्रीज होगा। तो हर एक पार्टनर का जो इंटरेस्ट होता है बिजनेस में वो बहुत ज्यादा होता है। नंबर फिफ्थ इज स्पेशलाइजेशन। It is possible for each partner to specialize in one function. One may looking after buying, other may handle records and accounts. If there are other partners, they can manage production and sales. स्पेशलाइजेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड डिसीजन तकरीबन सिमिलर है। स्पेशलाइजेशन से मुराद है कि हर एक पार्टनर अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है। अगर कोई बाइंग में एक्सपर्ट है तो दूसरा पार्टनर रिकॉर्ड हैंडलिंग में एक्सपर्ट हो सकता है, अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो सकता है, या प्रोडक्शन और सेल्स में एक्सपर्ट हो सकता है। Number six, better public relations and goodwill. The partner manage the business personally and their number is also not very large, so that they can easily develop cardinal relation with the employees, customers and other with which rebound to the benefits of the firms. Their credit standing is also higher. बेटर रिलेशंस एंड गुडविल से मुराद है कि हर एक पार्टनर के अपने पब्लिक रिलेशंस होते हैं जो कि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में काम आते हैं। जी, अच्छा जी। जिस तरह से हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो अभी हम पार्टनरशिप के बिज़नेस के डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर। अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे पहला डिसएडवांटेज है।
In fact, the greatest disadvantage of partnership is unlimited liability. Unlimited liability of its partners. Partners are liable for the debt of the firms, and an innocent partner may be required to pay the penalty for the faults of misdeeds of others. ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप के बिजनेस का कि उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी से मुराद ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर बिजनेस फेल हो जाता है, बिजनेस अनएबल टू पे इट्स डेट्स, तो जो उसके पर्सनल एसेट्स होते हैं पार्टनर्स के, उनको सेल करके भी वो बिजनेस का लॉस चुकाया जाता है। तो इस तरह के बिजनेस में फॉर एग्जांपल एक इनोसेंट पार्टनर है, चार, एक बिजनेस था जिसके 5 पार्टनर्स थे, 4 पार्टनर से एक ऐसी मिस्टेक हो गई जिसमें बिजनेस पूरा ठप हो गया, उसमें सारा लॉस आ गया बिजनेस में। अब जो एक 5वां पार्टनर था उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो लायबल होगा उस लॉस को शेयर करने में, इस लॉस को पे करने में उसकी कंट्रीब्यूशन लाजमी होगी, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो लॉस भी शेयर होगा। नंबर सेकंड, ग्रेट रिस्क। Business by its very nature is a risky venture. It is framed with a view to profit, but and the end result may be loss instead, since the management rests in the hands of all. The fault, misjudgments, misdeeds of one of them may be bring disaster to the rest. ग्रेट रिस्क से मुराद ये है कि सारे के सारे पार्टनर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। किसी एक पार्टनर की मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा बिजनेस क्लोज हो सकता है, बंद हो सकता है, खराब हो सकता है। तो एक बड़ा रिस्की बिजनेस इसको हम कह सकते हैं। नंबर थर्ड वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। Although the resources of partners 1, 2, 3 or 5 partners are larger, but it is not larger enough to carry business on the very large economies of scales. जी, लिमिटेड रिसोर्स से मुराद ये है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में, पार्टनरशिप के बिजनेस में, तो उसमें उनकी एक सर्टेन लिमिट होती है, वो इतना कैपिटल मोबिलाइज नहीं कर सकते बिजनेस कॉर्पोरेशंस में। और जो मॉडर्न टाइप्स ऑफ हमारे बिजनेस हैं उनमें लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, तो जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है वो लिमिटेड होता है, इतना नहीं होता कि वो लार्जर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर सकें किसी भी बिजनेस का। Number fourth is mutual conflicts. If all the partners of the firm pull on well, the firm progress is smooth. But in case of misunderstanding or difference of opinion, one irresponsible partner can create a deadlock in management of the firm. म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट से मुराद ये है कि अगर तमाम पार्टनर्स मिलकर काम करें तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस चल सकता है, लेकिन अगर उनमें से किसी एक या दो में कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो बिजनेस सही से रन नहीं कर पाता, वो मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। नंबर 5, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। The life of a partner is very uncertain since it is dissolved on the death, insolvency, insanity of any partner in the firm. Even the disagreement of a single partner can bring dissolution of a partnership. लैक ऑफ स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि पार्टनरशिप के बिजनेस तभी ख़त्म हो जाता है इन केस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंस हो जाता है, यानी अपने जो डेट्स है उनको पे नहीं कर पाते, या कोई अगर पार्टनर में से कोई इंसान हो जाए, पागल हो जाए, तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो रन नहीं कर पाता जब तक कि कोई दूसरा पार्टनर उसमें ऐड करके बिजनेस को दोबारा से एस्टेब्लिश किया जा सके। तो जो स्टेबिलिटी है पार्टनरशिप के बिजनेस की वो बहुत लिमिटेड है, यानी वो लैकिंग करती है उस चीज में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पार्टनरशिप बिजनेस के जो पाकिस्तान में रन कर रहे हैं, जैसे बाजवा स्टार इंडस्ट्रीज है, मोटर बाइक लेदर गारमेंट्स बनाते हैं, ये मेहरान कॉरपोरेशन से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स करते हैं, और लियाकत अली बाबर इमरान ब्रदर्स हैं, ये डील करते हैं स्पेयर पार्ट्स वगैरह में। तो ये एग्जांपल्स, जनरल एग्जांपल्स मैंने आपको दिए कि पार्टनरशिप के बिजनेस ये किस तरह से होते हैं। नंबर 3, कॉरपोरेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी। A corporation is a business organization that has a separate legal personality or entity from its owners.
Ownership in a stock corporation is represented by the shares of stock. The owners, stockholders enjoy limited liability but have limited involvement in the company's operations. The board of directors, an elected group from the stockholders, controls the activities of the corporations. ये थर्ड टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एक कंपनी होती है लेकिन वो रन करते हैं मेनी ओनर्स, और उन ओनर्स को हम नाम देते हैं स्टॉक होल्डर्स, जो कि शेयर्स परचेज करते हैं उस कंपनी के, उस कंपनी का में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और जो उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है कंपनी में वो भी लिमिटेड होती है। वो सारे जो ओनर्स हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, वो मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि कंपनीज को, उस कंपनी को रन करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके हवाले से, वो हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है ट्रांसफरेबल शेयर्स। शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ कंपनी आर जनरली फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो शेयर्स होते हैं इन कंपनी के, कॉरपोरेशंस के, वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर्स तक। अगर एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स, जो इन्वेस्टमेंट है उसकी उस कंपनी में, वो सेल करना चाहे दूसरे शेयर होल्डर को, तो वो इजीली, आराम से वो शेयर कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है उसको। Number second, perpetuity. Perpetuity means continuity. A company has a perpetual existence. Once formed, it consists for an unlimited period until it is formally liquidated. एक दफा कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाती है तो वो कंटिन्यूस पीरियड के लिए वो चलती रहती है, जब तक वो खुद लिक्विडेट या डिसॉल्व ना होना चाहे, वो कॉरपोरेशन तब तक चलती रहती है। इसमें ये नहीं होता जिस तरह से हमने कॉर्पोरेट पार्टनरशिप में देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा, कि अगर उनके ओनर्स या पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप का बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है। अगर ओनर मर जाए सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में, तो उसका जो बिजनेस है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे चले। लेकिन यहाँ पे अगर कॉर्पोरेशन में हम बात करें तो यहाँ पे ओनर्स की जो तादाद है स्टॉक होल्डर्स की, वो बहुत ज़्यादा है। किसी एक भी स्टॉक होल्डर की डेथ की वजह से कॉर्पोरेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू ही रहती है। नंबर थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी। The liability of the shareholders is limited to the extent of the shares they have purchased. लायबिलिटी कॉर्पोरेशन के जो ऑनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनके शेयर्स तक। फॉर एग्जांपल, उन्होंने 1 लाख के शेयर परचेज किए हैं, तो जो लॉस होगा वो 1 लाख के बेस पे ही उनको शेयर होके मिलेगा। जो प्रॉफिट होगा वो भी 1 लाख के बेस पे ही उनको मिलेगा। ओवरऑल कंपनी में या कॉरपोरेशन में जितना भी लॉस होता, उससे उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता। उनको जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अगेंस्ट उनके परचेज शेयर के मुताबिक होगा। नंबर 4, separation of ownership and management. The shareholders are part of the joint stock company, yet management is carried on by the director elected from shareholders. No doubt शेयर होल्डर्स कॉरपोरेशन के ऑनर्स ही कहलाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट से उनका ताल्लुक नहीं होता। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि मैनेजमेंट को संभालते हैं कॉरपोरेशन के बिजनेस को। नेक्स्ट जी, कॉरपोरेशन की भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है कॉरपोरेशन का, वो है लिमिटेड लायबिलिटी। Unlike other forms of the business organization, the liability of the owners or the members of the joint stock company is limited to the face value of shares held by them. जितने शेयर्स परचेज किए हैं स्टॉक होल्डर्स ने, ओनर्स ने कॉरपोरेशन में, उनकी जो लायबिलिटी है उन शेयर्स तक ही लिमिटेड है। वो लायबल नहीं है कि कंपनी में अगर करोड़ों का नुकसान होता है तो वो करोड़ों का नुकसान उन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो। जस्ट वो लिमिटेड है, अपने जितने शेयर्स उन्होंने परचेज किए, शेयर्स की जो फेस वैल्यू है उस तक वो लिमिटेड है। नंबर सेकंड, widely distributed risk. Not only the liability of each stockholder is limited, but there is a practically no limit to the number of shareholders of joint stock company.
This gives scope to population at the large to participate in development of the business. The risks are widely distributed too. अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस की, पार्टनरशिप के बिजनेस की, तो उसमें जो लॉस है वो हेविली लॉस सफर करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप वाले भी और कॉरपोरेशन वाले भी, क्योंकि उनकी जो तादाद होती है वो लिमिटेड होती है। यहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कॉरपोरेशन को रन करने में मदद देते हैं, तो जो रिस्क होता है वो डिवाइडेड हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है सब में। नंबर 3, stability of the business. The joint stock company is more lasting type of organization because it is not affected by the death or disability of the shareholders. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इस तरह का जो बिजनेस है वो परपेचुइटी, वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। इन केस किसी की डेथ हो जाती है शेयर होल्डर्स की, तो बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू चलता रहता है। नंबर 4, कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल. Control and management over joint stock company are exercised by the board of directors, who in turn delegate many of their functions to the whole-time officers. The directors are elected by the stockholders and are removable by the stockholders on a specific ground. जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं इस तरह के बिजनेस में, वो डायरेक्टर्स को हायर करते हैं जो के बिजनेस को रन करते हैं, और वही अपॉइंट करते हैं, और वही रिमूव करना चाहे तो उनके कंसल्टेशन के साथ ही डायरेक्टर्स को रिमूव किया जा सकता है। तो जो कंसंट्रेशन होती है कंट्रोल की, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। नंबर 5, बेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. The ownership of joint stock company so far as each individual share is concerned is easily transferable. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बहुत इजी है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, उसमें अगर ओनरशिप देखी जाए कि एक जो बंदा है वो बिजनेस को सेल करना चाहता है, तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज हैं कि बिजनेस को टेक ओवर हैंड ओवर करना होगा, टेक ओवर करना होगा, फिर उसकी सारी फॉर्मेलिटीज, एग्रीमेंट्स, हर चीज पेपर्स बनेंगे। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉर्पोरेशन का बिजनेस है, इसमें आपके पास शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स इजीली ट्रांसफर आप सेल कर सकते हैं दूसरे स्टॉक होल्डर्स को, और उसमें कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, बिल्कुल इजी होता है। Number 6, possibility of growth. A joint stock company has much possibilities of growth and expansion. Since its affairs are generally known widely, it can earn confidence and credit, on the basis of which it can borrow money from financing institutions, sell more shares, and so on. इस अगर हम कंपेयर करें जॉइंट स्टॉक कंपनी को पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के साथ, तो इसकी जो ग्रोथ है जॉइंट स्टॉक कंपनी की वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कंट्रीब्यूशन, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो फाइनेंसिंग के सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से जो ग्रोथ होती है इस तरह के बिजनेस की, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है दूसरे बिजनेस के साथ। फाइनली डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेज में सबसे पहले हमारे पास आता है complexity in formation. The formation of company involves a long drawn out complex procedure, whereas both the sole proprietorship and partnership may be brought into existence without reference to the government. The company can be formed only through a long drawn procedure involving government sanctions in some cases. कम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन से मुराद है जो इनकी फॉर्मेशन होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉर्पोरेशन की, वो कुछ उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप एक ही दिन सोच के अगले दिन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो वो भी विद इन 1 to 2 डेज आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉर्पोरेशन फॉर्म करनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनानी है, तो उसमें जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। Number 2, government control. Not only is the formation of company regulated by government, but it imposes control of the various kinds on the working and management as well. As this reduces freedom of the business. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और उसमें फ्रीडम ऑफ एक्शंस होते हैं, आप बिजनेस को अपने मर्जी से चला सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी में कुछ होल्ड गवर्नमेंट का भी होता है, अमल दखल होता है, वो चाहे वो टैक्सेस की सूरत में हो, चाहे वो गवर्नमेंट लॉस की सूरत में हो, लेकिन गवर्नमेंट का अमल दखल उसमें कुछ ज्यादा होता है। Number 3,
High taxes and high fees. A corporation is subject to double taxation. The incomes of the corporations are taxed separately, but when these are distributed among the shareholders, these divisions are also taxed. यानी जो अर्निंग होती है कॉर्पोरेशन बिजनेस की, पहले पहले उस पर टैक्स लगता है, उसके बाद वो अर्निंग जब शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो उस पे भी टैक्स लगता है। मींस डबल टैक्सेस अप्लाई होते हैं कॉर्पोरेशन के बिजनेस में, जो कि हाई हैं बहुत ज्यादा। नंबर 4, ओनरशिप विदाउट मैनेजमेंट। The owners, being a large in number and widely distributed, have little direct control over the affairs of the country. There thus the scope for the fraud is greater. What the shareholders get is more mere dividend, but most other benefits of the business are enjoyed by directors and the whole-time officials. जो होल टाइम्स ऑफिशियल्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, उनके पास कंट्रोल होता है बिजनेस को रन करने के लिए, और वही जो बिजनेस के बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय करते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, वो सिर्फ डिविडेंड का अपना वेट कर, डिविडेंड कहते हैं जो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट में से एक रेशो जो है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो ईयरली भी हो सकता है, अनाउंस किया जाता है कंपनी की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उनके शेयर्स के अगेंस्ट में। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने डिविडेंड तक महदूद होते हैं, और जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे मैनेज करते हैं। तो जो ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता, वो मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करते, वो जस्ट अपने डिविडेंड तक लिमिटेड होते हैं। तो एक डिसएडवांटेज है कॉर्पोरेशन और जॉइंट स्टॉक टाइप की कंपनी का। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में जॉइंट स्टॉक कंपनीज के, कॉर्पोरेशंस के, जैसे हायर पाकिस्तान है, जनरल टायर है, हुंडा एटलस है, नेशनल फूड्स, फिलिप मॉरिस पाकिस्तान, यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, शेल पाकिस्तान, लकी सीमेंट। ये जस्ट एग्जांपल हैं। इसके अलावा अगर आप नेट पे जाके गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। और ये एक अच्छी बात है कि आप खुद से थोड़ा सा सर्च करें कि पाकिस्तान में कौन कौन से सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस, कौन कौन से पार्टनरशिप के और कौन कौन से कॉरपोरेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बिजनेसेस रन कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी इससे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और होपफुली के जो टॉपिक था आज का मेरा, मैंने उसको अच्छी तरीके से कवर किया होगा। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से, कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो, तो यहाँ कमेंट्स का सेक्शन है यूट्यूब के चैनल पे, वहाँ पे आप कमेंट्स में जाके आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह उसका रिस्पांस आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।